तो हेलो बैक बेंचर्स, कैसे हो आप सब लोग? होप सब ठीक हो गए। वेलकम बैक टू माय चैनल द बैक बेंचर्स। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि आपको पता है जब भी हम समझाने की कोशिश करते हो तो ज़्यादा थोड़ा लेट हो जाता है। ठीक है, सो जैसे पिछली वीडियो में हमने बात की थी इसके आर्किटेक्चर दैट इज उसके आर्ट के बारे में और लैंग्वेज के बारे में कर लिया था। ठीक है, सो पार्ट फर्स्ट था वो, उसमें हमने पूरी वीडियो कंप्लीट नहीं की थी, बट इस बार हम इसमें कोशिश करेंगे कि इसमें चैप्टर पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, सो 15th चैप्टर है हमारे BHIC 132 बुक का, और ये सेकंड लास्ट है, उसके बाद का लास्ट वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल न्यू कोर्स लाया जाए। ओके, सो ये है BHIC 132 15 चैप्टर है, जिसमें हम ग्रोथ एंड आर्ट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर फ्रॉम 300 to 1200 6 तक के बात करें। बट इसमें मेन जो इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा किसकी है, दैट इज़ द गुप्ता एम्पायर। वाई? बिकॉज गुप्ता एम्पायर इज द वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल एम्पायर। ओके, इस सारे टाइम पीरियड के इस टाइम पीरियड में, और उस गुप्ता एम्पायर से ही जो हमने देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसी टाइम से आया था। ओके, और उन्होंने ही सबसे सारा कुछ लाया था, जिसके बेसिस पे हमने बाद में डेवलपमेंट की थी। ओके, सो हमने आर्किटेक्चर जो पढ़ लिया है, अब हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। ओके, सो पिछले वीडियो में हमने देख लिया था आर्किटेक्चर और पेंटिंग्स के बारे में। अब हम ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज देखेंगे कि किस तरह से जो लैंग्वेज की ग्रोथ हुई इस टाइम पीरियड में। ठीक है, what we refer as classical Sanskrit developing during the Gupta Sanskrit had suffered a serious setback since the time of Ashoka due to his widespread patronage of Buddhism। देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात आई है। But now it got a fresh lease of life under the Guptas। They made it the official language of their court and liberally encouraged its uses. All their inscriptions were written in Sanskrit, ignored earlier under the influence of Buddhist and Jain traditions that wrote their scriptures and literary works in the vernacular dialects like Pali, Prakrit, Ardham. The Sanskrit saw it revival under the Guptas. Due to the same, it became widespread language in the entire North India during the period when the Buddhist scholars, particularly those of Mahayana Buddhism, started comprising the text in Sanskrit. Similarly, many works of the Jaina faith, such as Narayanavtara and Nyayavatara and Tattvartha Digama Sutra, were authored in the Sanskrit in place of Prakrit. These show upper hand of Sanskrit over other language that previously dominated the linguistic landscape of ancient India. It replaced them in sculptures, inscription and coins. सो यहाँ पर बेसिकली जो है नॉर्मल सी लैंग्वेज की बात दैट इज संस्कृत। ऑब्वियसली जब हम अपने एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं तो उस टाइम जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट लेवल पे लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, दैट इज ऑब्वियसली कौन सी थी, वो संस्कृत थी। क्यों संस्कृत थी? संस्कृत क्योंकि हमने आपको पता है जो एंशिएंट इंडिया था जो मैक्सिमम था वो हिंदुज़म का था। ठीक है, मैक्सिमम जो एंशिएंट इंडिया की बात करें, मैक्सिमम क्या ओवरऑल जो एंशिएंट इंडिया था वहाँ पर हिंदुज़म जो था वो फैला हुआ था और हर जगह पे। और हिंदुज़म में जो संस्कृत थी वो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी ज़्यादा रिलीजियसली भी माना जाता है इस लैंग्वेज को, क्योंकि इसको पंडित वगैरह जो पुजारी ब्राह्मण्स होते हैं वो यूज़ करते थे। दैट इज़ टू परफॉर्म आवर रिचुअल वर्क्स एंड रिचुअल ट्रेडिशंस कस्टम्स। ओके, जो धार्मिक कार्यों के लिए देखिए, धार्मिक जब हम या हवन वगैरह करते हैं उसमें जो मंत्र उच्चारण होते हैं वो सभी संस्कृत में होते थे। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद जब जैसे जैसे संस्कृत डोमिनेट करने लगी, लेकिन और आइडियाज़ आने लगे। सो जैसे बुद्धिज़्म आया, सो बुद्धिज़्म ने क्या किया कि लोकल लेवल पे जाके लोगों को समझाया उनके इन देयर ओन लैंग्वेज दैट इज़ वर्नाकुलर प्राकृत लैंग्वेज जो उस टाइम वहाँ पर यूज़ होती थी। ठीक है, सो लेकिन लोगों ने फिर क्या किया कि जो संस्कृत का वो थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। लेकिन जैसे ही गुप्ताज आए वापस से, फिर वापस से जो संस्कृत का जो है वापस से राइज आया। ओके, और संस्कृत ने वापस से अपना डोमिनेशन लाना स्टार्ट किया, क्योंकि जो गुप्ता से उसको उनका टाइम पीरियड के पूरे टाइम पीरियड के अनुसार उन्होंने अपना जो गुप्ता जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो सारी वापस लाई थी। ओके, उनके जो कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज दैट इज जैसे आज की हमारी ये ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की हिंदी है। ठीक है, सो वैसे ही उस टाइम पीरियड में उन्होंने संस्कृत को अपनी नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज रखा था। ठीक है, सो इस तरह से जो वापस से संस्कृत आई उसने ओवरऑल जो वर्नाकुलर लैंग्वेज
लैंग्वेजेस है उनको डोमिनेट करना स्टार्ट किया है। इवन कि बुद्धिस्ट के बाद में जो महायाना बुद्धिस्ट थे उनके जो कुछ टेक्स्ट हैं वो भी हमको संस्कृत में मिलते हैं, वो उन्होंने भी संस्कृत करना स्टार्ट कर दिया। बात करें जैन की तो फिर नारायण अवतारा और तीर्थ, सो ये कुछ ऐसे ऑथर है या फिर ये कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जिनमें जो कि प्राकृतिक लैंग्वेज में थे, बट इनको बाद में संस्कृत में इनको भी संस्कृत में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। और ये टेक्स्ट ऐसे थे सॉरी जिनको संस्कृत में लिखा गया था इंस्टेड ऑफ प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है। Great poet, dramatists, grammarian, and the playwrights of the Sanskrit are renowned from this period. Apart from proficiency in the political science and the studies related to the military and the warfare, ministers of the Gupta court such as Harisena were also the poets and the author of no less repute. Most of the poets in the Samudragupta kingdom enjoy his patronage. Harisena wrote Pragya Prashasti, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ये Pragya Prashasti किसने लिखा है, हरिसेना ने लिखा, ठीक है। In his honor, it's a pillar inscription and a detail of consequences, exploits and the victories. Harisena have also expressed this possibility of the composition of panegyric or the Mehrauli iron pillar by Veer Sena or Sabha, who also has accomplished poet एंड फेवरेट मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। सो हरिसेना जो था वो उसने काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल लिया। अभी देखो हम यहाँ पर किसी भी किंगशिप या किसी पावर या किसी टेरिटरी ऑक्यूपाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लैंग्वेज की। तो जो ऑब्वियसली जो लैंग्वेज की बात करें, जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन ऊपर पे आता है, दैट इज़ प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर्स, राइट। उनको सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है लैंग्वेज स्टडी के बारे में, नॉलेज के बारे में, स्कूल के बारे में। तो जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो सबसे बड़ी नॉलेज किसको होती है, सबसे बड़ी नॉलेज होगी पोइट्स को, ऑथर्स को, जो बड़े बड़े उस टाइम के महाकवि थे जिनको महाकवियों का नाम टाइटल्स दिए जाते थे। सो हरिसेना जो एक पोइट थे चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में समुद्रगुप्त के टाइम पे, सो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस लिखे थे, पिलर इंस्क्रिप्शंस लिखे थे, जिनके जो आज के टाइम पे हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं उनके टाइम के बारे में, ठीक है। उन्होंने किस तरह से अपनी डोमिनेंसी रखी थी, किस तरह से उन्होंने एरिया कॉन्करर किए थे, ठीक है, किस तरह से उन्होंने विक्ट्रियाँ की थी हर अलग अलग जगह पे एरिया ऑक्यूपाई करके, ठीक है। सो उससे पता लगता है दैट इज़ हरिसेना हु रोट प्राग्य प्रशस्ति, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, आता भी है एमसीक्यूज में, हु रोट प्राग्य प्रशस्ति। Indian mind and talent blossomed forth, and stupendous intellectual progress was achieved. Numerous well-known literary creations of great merit were composed. Poets like Kalidas, who framed reach for a wide celebrated dramatic like Vishakadatta and Sudaraka, wrote their works in the Sanskrit and in English Sanskrit literature with the original contribution. Alongside them popular Buddhist philosopher and writers such as Vasubandhu, ये इंपॉर्टेंट है कि बुद्धिस्ट के कौन से ऑथर थे जिन्होंने संस्कृत को यूज़ किया, संस्कृत को अपने उसमें। अच्छा देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है, अब किसी भी लैंग्वेज, किसी की लैंग्वेज की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है कि जब वो लैंग्वेज यूज़ की जा रही हो, जब वो लैंग्वेज ट्रेंडिंग में हो, आज के टाइम में बोल सकते हो ट्रेंडिंग में हो। सो उस टाइम के जो बुक्स थे, जो बड़े बड़े लिटरेचर थे, हमको सबको पता है कि वो संस्कृत में लिखे होते थे, दैट्स वाई, क्योंकि और जो संस्कृत में लिखे होते तो वही पढ़ता था जिसको संस्कृत आती है, राइट। सो लोगों के अंदर वो बढ़ने लगा कि अगर उनको टेक्स्ट पढ़ने हैं तो उनको संस्कृत को पढ़ना पड़ेगा, राइट। सो संस्कृत लोग सीखना स्टार्ट कर दिया। ऑब्वियसली हमको सबको स्टार्टिंग में तो ब्राह्मण को ही आती थी, राइट। सो उस तरह से जो संस्कृत का डोमिनियंस बढ़ने लगा कि हर जगह पे संस्कृत यूज़ हो रही है, ड्रामे, पोइम्स वगैरह में, पॉपुलर जो ड्रामा राइटिंग्स है उसमें जो संस्कृत यूज़ होने लगी। इवन कि उसके बाद जो हमको पता जो बुद्धिस्ट थे, जो स्टार्टिंग में तो बुद्धिस्ट जो है वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेज में ही अपने सारे लिटरेचर लिखते थे, बाद में वो उन्होंने भी संस्कृत लाना स्टार्ट कर दिया, सुपीरियरिटी लाना स्टार्ट कर दिया, राइट। सो ये आसंग जैसे दिग्नांग, आर्यदेवा, जैन स्कॉलर्स लाइक सिद्धासेना, सो ये आपको पता होना चाहिए। देखो हिंदू को तो पता ही होगा कि कालिदास हो गया, हरिसेना वगैरह हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर बुद्धिस्ट की बात करो, जैन ऐसे ऑथर की बात करो जिन्होंने ऐसे, जैन का कौन से ऐसे ऑथर थे जिन्होंने संस्कृत को यूज़ किया, बुद्धिस्ट के ऐसे कौन से ऑथर थे जिन्होंने संस्कृत को यूज़ किया। सो ये हैं, आई होप आप इनको इंपॉर्टेंट है, इन नोट करेंगे इन सभी को, ओके, ठीक है। सो ये हमने सिर्फ पढ़ लिया, आई होप कि आपको समझाया होगा कि सो आपको इसमें इस चैप्टर में बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग सिर्फ नॉलेज की रखनी है, दैट इज आपको कुछ नॉलेज एक्वायर करने की, किस टाइम पे किस तरह से नॉलेज का सोशली उसका मतलब किस तरह से वो चली थी, राइट, क्या उसका डाउनफॉल हुआ या उसका प्राइसिंग हुआ वगैरह वगैरह। सिर्फ आपको मेन कंसेप्ट रखना है, बाकी आप पेपर में अगर आपको क्वेश्चन आए तो ऑब्वियसली आप अपने से लिख सको, ताकि उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर की किस तरह से ग्रोथ हुई। द Julius patronage to Gupta kings to Sanskrit led to an all-encompassing expansion of Sanskrit literature and efflorescence of religious literature was witnessed. The
The intelligentsia of this time presented, explained, and wrote precepts and doctrines of New Hinduism, philosophical thoughts, ethics, etc., in the form of Samritis, Puranas, and the epics. These Shastras, rule books या law books, इसको शास्त्र किसको बोलते थे? शास्त्र, शास्त्र is equals to rule book या फिर law book. Okay. Were authored for education, efficient, and culturing the of masses. Many digest of the moral and social conduct, such as Vishnu Smriti, Narad Smriti, Yajna Smriti, Katyayan Smriti, and Bridd Smriti, were composed during the Gupta times. सो कुछ कुछ ऐसे भी होते थे, जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली हमको ऋग्वेद में दिया हुआ था स्मृति, दैट इज़ मतलब हियरिंग ऑनली, आप सुन के उसको याद करते हो, ठीक है। सो उस टाइम इतनी ज़्यादा लेवल डेवलप हो गई थी। आज के टाइम पे सोचो हमको तो रटा मार अपने से याद करना पड़ता, बट उस टाइम के कुछ चीज़ें जैसे ऐसे होते थे, उनके जो गुरु जी उनको सिखाते थे, वो उससे बोल के जैसे अभी बोल रहे हो, और आपको बस वहीं पर सुनना है और वहीं पर याद करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द स्मृति। ओके, सो संस्कृत ओवरऑल उससे क्या हो गया, उससे ओबियसली लोगों की प्रोनाउंसिएशन अच्छी आने लगी, स्टूडेंट उनको समझ आने लगी। उससे क्या हो गया, उससे हो गया संस्कृत का एक्सपेंशन। क्या हो गया, संस्कृत का एक्सपेंशन होने लगा, संस्कृत एक्सपैंड होने लगी, लोगों को पता लगने लगा, संस्कृत की इंपॉर्टेंस पता लगने लगी। ओके, उसके बाद जो संस्कृत में जो सारे जो काम होने लगे आगे, लाइक एपिक्स जो है वो संस्कृत में आने लगे, पुराणास जो हैं वो संस्कृत में लिखे हुए हैं। आज हम देखते हैं शास्त्र जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एक पर्टिकुलर डायनेस्टिक, पर्टिकुलर सिस्टम, एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव को रूल करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज़ द लॉ, ठीक है। वहाँ का लॉ या फिर वहाँ का रूल क्या है, आज के इंडिया का रूल क्या है, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से देश चलेगा, ठीक है। सो उस टाइम के जो शास्त्र थे, उसके जो रिलीजियस बुक्स थी बड़ी बड़ी, वो सभी जो है संस्कृत में लिखी जाने लगी, तो जिससे संस्कृत की डोमिनियंस लाई। ओके, the Puranas initially belonged to the Bardic literature in Gupta and the post-Gupta period. They came to hold the Brahman authors who added their histories of royal dynasties and proficiency, glorifying, praising, and venerating the त्रिदेव, विष्णु, शिव एंड ब्रह्मा। से जो पुराणास थे उसमें वो सबसे पहले बार्डिक लिटरेचर पे थे, लेकिन उसके बाद में गुप्ता गुप्ता पीरियड के बाद जो उस टाइम के जो ऑथर थे, जो उस टाइम के जो लेखक थे, उन्होंने उसमें अपने जो तीन गॉड थे, दैट इज़ त्रिदेव जिनको बोलते थे, विष्णु भगवान, शिव भगवान एंड ब्रह्म भगवान जी, ठीक है, उनके बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया, उनको ग्लोरीफाई करना स्टार्ट कर दिया। उनके जो विक्ट्रीज थी, उन्होंने जो हार के ऊपर, जो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत की थी, ठीक है, उनको बताया जाने लगा संस्कृत में ही, और जो लोगों को ये सुनाया जाने लगा, ठीक है, जिससे ओबियसली ये और से संस्कृत की जो क्या बढ़ रही है, ओबियसली संस्कृत की जो एक्सपेंशन बढ़ रही है हर जगह पे, उसकी वजह से। स्टिल आज के टाइम पे भी कुछ बड़े ज़्यादा जो टेक्स्ट हैं, जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, वैदिक हो गए, ओके, जो उस टाइम के पुराने जो बहुत ज़्यादा पुराने ऋग्वेद वगैरह वगैरह हो गए, वो आज के टाइम पे संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। ओके, और अगर पुरानास की बात करें आपको, तो आई होप कि आपने सारे पुरानास, चलो आज के टाइम पे तो हमको कोई पढ़ेगा नहीं वैसे पुरानास, क्योंकि प्योर संस्कृत में लिखा होगा। सो काफ़ी ज़्यादा टीवी पे शोज़ वगैरह भी आते हैं, जिसमें आपने आई होप कि आपने देखा हो, लाइक मत्स्य पुराण या विष्णु पुराण का टीवी पे भी आया, एक दो प्रोग्राम आता था, आई होप कि आपने देखा होगा, जिसमें जिस तरह से जो विष्णु भगवान जी जो हैं वो अपने अवतार लेके लीलाएँ करते हैं। ओके, so the most important of 18 Mahapurana was given in the final form during this period of, अच्छा, तो इस पीरियड के, दैट इज़ द 300 to 1200 के बीच में जो है 18 महापुराण जो है वो बनाए गए, पूरे कंपोज किए गए, बट उसमें से जो सबसे मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 5 ये हैं, और इनको सभी के सभी नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, सो उसमें से 18 में से 5 महापुराण कौन है? ओके, सो देखते हैं। सो फर्स्ट है मार्कंडेय पुराण, सेकंड कौन सा है? ब्रह्मानंद पुराण, थर्ड है विष्णु पुराण, फोर्थ है भगवत पुराण, फिफ्थ है मत्स्य पुराण, ठीक है। मत्स्य जिसमें भगवान, मत्स्य का मतलब क्या होता है? मत्स्य का मतलब होता है मछली, ठीक है। Some of the finest composition of the Sanskrit come from this place. These epics, Ramayana and Mahabharata, are believed to have been dedicated around 4th to 5th century. The Mahabharata, the authorship of which traditionally ascribed the Vyas, was expanded from the original of 24,000 verses to 1 lakh verses.
इट्स एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ पंचवेद, फिफ्थ वेद, जो फिफ्थ वेद माना जाता है, ठीक है। देयर इज, एक मिनट बाद, it acquired the status of Panchveda. There is much common material in the epic and the other shastras. For example, some portion of Manusmriti appear identically in the शांति पूर्व ऑफ महाभारत। अच्छा, सो यहाँ पर एक संस्कृत की ओर बताई जा रही है। अगर आपने ऑब्वियसली आज के टाइम पे, तो जब लॉकडाउन का टाइम था, तो महाभारत और रामायण काफ़ी ज़्यादा टीवी पे चले, तो हमको देख रहे थे कि उनकी जो भाषा है, उनकी जो लैंग्वेज है, काफ़ी ज़्यादा उनमें संस्कृत की झलक दिखाई देती है, राइट। अब हम आज के टाइम पे मूवीज़ देखते हैं, आज के टाइम पे बच्चों को इंग्लिश का शौक है, फ्रेंच सीखते हैं, वो सीखते हैं, वो किस तरह से सीखते हैं, नॉट बुक्स पढ़ के। आप बुक्स पढ़ के बिल्कुल नहीं सीखते हो डायरेक्टली, आपको कोई ना कोई गाइडेंस करने के लिए चाहिए। सो वो आप कहाँ से, या फिर आप मूवीज़ देखते हो, गाने सुनते हो, ठीक है। सो उन तरीके से हम सीखते हैं। बट उस टाइम के पीरियड में जो महाभारत, जो रामायण थी, वो संस्कृत में लिखी गई थी। अब उस टाइम टीवी तो नहीं होता था, लेकिन जो वेद ऋषि होते थे वो सभी को सुनाते थे, ठीक है। दैट इज स्मृति, ओके। सो उस तरह से भी वन ऑफ द फाइनेस्ट लेवल पे जो संस्कृत की एक्सपेंशन थी वो इस टाइम पीरियड में हुआ। और अगर बात करें हम महाभारत की, तो महाभारत जो है वो माना जाता है कि 4th से लेकर 5th सेंचुरी के बीच में बनाई गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वापस से इसको नोट करेंगे। दैट इज महाभारत का टाइम पीरियड क्या है, 4th to 5th सेंचुरी के बीच में आई थी, ओके। और इसमें ये भी बोला गया कि ओरिजिनली, दैट इज टाइम पीरियड के अनुसार, आज को हमको पता है कि टाइम पीरियड के अनुसार जो वर्सेस जो बदलते रहते हैं, कि पहले इतने थे अभी इतने, बट ओरिजिनली जो है इसमें कितने थे, 124,000 से लेकर 1 लाख वर्सेस 1 लाख वर्सेस मंत्र, ठीक है, उतने संस्कृत में दिए गए थे, जिसमें जिस जो कि महाभारत में दिए गए हैं, ओके। सो इस एपिक और दूसरे शास्त्र हैं, उनमें भी काफ़ी सिमिलैरिटी कहीं हमको बड़े ज़्यादा कॉमन शास्त्र जो देखने को मिलते हैं, कहीं कॉमन वर्सेस देखने को मिलते हैं, जिससे हमको पता लगता है कि यस ये सही है बिल्कुल भी, क्योंकि हर जगह पे अब हम 4-5 किताबें पढ़ रहे हैं, और उन किताबों में 1-2 पैराग्राफ जो है सेम दिया जा रहा है, एक उसका जो मेन कंसेप्ट है सेम, सो उससे पता लगता है कि यस ये हर जगह पे दिया जा रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सेम होगा, ठीक है। सो महाभारत की वहीं से हमको आइडेंटिटी पता लगती है। दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस द डेवलपमेंट ऑफ reinforcement of the Sanskrit grammar on the foundation period by पेन्नाई। सो हाँ, एक बार आप याद रखिए कि महाभारत का ऑथर कौन थे, दैट इज व्यास, जिसको बोलते हैं ना वेद व्यास, ठीक है। सो वो थे, वो आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट करेंगे। ये ओवरऑल पूछा जाता है, जैसे कॉमनली भी पूछा जाता है लोगों से, कि अगर आपको किसी घर वाले नहीं पूछते, आप भी ये पढ़ रहे हो, आपको पता ही होना चाहिए। सो दैट इज वेद व्यास के जो सॉरी महाभारत के जो ऑथर कौन थे, दैट इज वेद व्यास, ठीक है। सो अब संस्कृत ग्रामर के रचयिता, संस्कृत ग्रामर के फाउंडर, संस्कृत ग्रामर के ओरिजिनल कौन है, संस्कृत ग्रामर के, ठीक है, संस्कृत ग्रामर के, तो संस्कृत ग्रामर के थे, दैट इज पेन्नाई, ओके। जो कि 6 से 4th सेंचुरी BCE टाइम पीरियड पे बनाए थे, ठीक है, ओके। और ये महाभारत है 4th to 5th सेंचुरी, सॉरी BCE, ओके, BCE पे, ओके। सो ग्रामर क्या करती है, ग्रामर करती एक लैंग्वेज का आभूषण है। ग्रामर एक लैंग्वेज में निखार लाती है, ग्रामर एक लैंग्वेज में एक लैंग्वेज को अच्छा बोलने में बताती है, राइट। सो आपको पता ही होगा, मैं आपको इतना ज़्यादा डेफिनेशन नहीं बताऊंगा अभी। एंड पतंजलि और पेन्नाई जो दो हैं, ये दोनों जो संस्कृत की ग्रामर थी उनके डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं। दैट इज 2nd सेंचुरी BC और 6 to 4th सेंचुरी से BC। द लेक्सिकोग्राफर Amarsimha, another pride of Chandragupta Vikramaditya's court, penned the most popular Sanskrit dictionary, Amroksha, also called the Namalinga Anushasan. It has remained an indispensable lexicon of the Sanskrit till our times. It's memorized by the student and scholars this day by learning Sanskrit. So यहाँ पर जो है, यहाँ पर संस्कृत के बारे में बताया गया कि किस तरह से वो एक्सपेंड हुई। संस्कृत को हम लोग को पता है, संस्कृत जो ग्रामर है उसको, उसके फाउंडर उनको वो किसने लाई है ओरिजिन में, दैट इज पेन्नाई एंड पतंजलि बाई 6 to 4th सेंचुरी, और पतंजलि बाई 2nd सेंचुरी। और उसके बाद बात की गई है जो लेक्सिकोग्राफी, दैट इज द डिक्शनरी राइटर ऑफ संस्कृत ग्रामर, राइट। जो संस्कृत में जो मुश्किल शब्द है जो संस्कृत में वो है, उसको दूसरी लैंग्वेज में आपको, तो डिक्शनरी का मैं मतलब आपको क्या ही समझा रहा हूँ। सो जो संस्कृत की डिक्शनरी, फर्स्ट जो डिक्शनरी वो किसने बनाई थी, वो बनाई थी अमरसिम्हा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी कि संस्कृत के फर्स्ट डिक्शनरी राइटर कौन थे, अमरसिम्हा। सो उन्होंने एक डिक्शनरी बनाई थी संस्कृत की, ठीक है, जिसको नम्नलिंग अनुशासन बोल सकते हैं। मतलब हमारी प्रोनाउंसिएशन किस तरह से हो, अनुशासित इस तरीके से हो। तो डिक्शनरी का ये काम होता है। ये बड़ा ज़्यादा लंबा रहेगा, ओके।
ओके, और क्या है, आर्यभट्टा रोट आर्यभट्टम। ओके, आर्यभट्टा ने कौन सी लैंग्वेज लिखी थी? एक मिनट। सो आर्यभट्टा ने कौन सी लिखी थी? आर्यभट्टा ने लिखी थी आर्यभट्टम। अ फेमस वर्क ऑन ज्योमेट्री, अलजेब्रा, अर्थमेटिक एंड ट्रिग्नोमेट्री। सो आज के टाइम की जो स्टूडेंट्स होते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज के टाइम पे स्टूडेंट को मुश्किल होती है जिनमें, सो आर्यभट्टा ने इन पे लिखा हुआ है। सो ये ओबियसली इंडियन के ओरिजिन की है। ही बिलोंग टू पाटलिपुत्र। सो आर्यभट्टा के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देती है। आर्यभट्टा ने क्या लिखा है? एक बुक लिखी जिसका नाम है आर्यभट्टम, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? पाटलिपुत्र से। और उन्होंने किस पे काम किया है? दैट इज ज्योमेट्री, अलजेब्रा, अर्थमेटिक मीन एंड ट्रिग्नोमेट्री। He was an expert in the various kinds of calculation. He carefully studied and scanned the method of work of Greek astronomers as well as Indian procedures in the field. But he did not follow them blindly. He evolved his own concept and established his own facts. In his words, I dived deep in ocean of astronomical theories, the true and false, and received the precious sunken jewels of truly knowledge. बाई मीन्स ऑफ बोट ऑफ ओन इंटेलेक्ट। सो यहाँ पर उन्होंने उनके वर्ड्स में बोला कि भाई मैं सो यहाँ पर उन्होंने बोला कि मैं मतलब मैथमेटिकल थ्योरीज को, मैथमेटिकल नॉलेज के, मैथमेटिक के ज्ञान सागर में डूबा। और उन्होंने जो है ग्रीक जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उनको फॉलो किया था, टेक्निक्स को, उनकी तरह ही उन्होंने भी रिसर्च की थी। बट उन्होंने कहा कि मैंने उनको डीपली अंधाधुन मतलब ब्लाइंडली उनको फॉलो नहीं किया जैसे उनकी थ्योरीज थी। मैं खुद ज्ञान सागर, मैथमेटिक्स के ज्ञान रूपी सागर में डूबा और खुद की जो मैंने थ्योरीज जो है अपने एक्सपीरियंस से, अनुभव से उनको ओरिजिनेट किया। ओके, सो एक प्राउड मोमेंट है। दैट इज आर्यभट्टा जो थे इंडिया से थे और उन्होंने मैथ में इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन दी थी अपनी। ओके, विद हिज ओन कंसेप्ट्स in the Surya Siddhanta, he has analyzed and explained the causes of solar lunar eclipse. So उन्होंने सोलर lunar eclipse जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का रीजन भी बताया है। ओके, सो ये भी बड़ी ज़्यादा प्राउड मूवमेंट है। वो कहाँ पर? सूर्य सिद्धांत में बताया हुआ, ठीक है। ही कैलकुलेटेड द साइज ऑफ अर्थ नियरली एक्यूरेटली। सो उन्होंने अर्थ का साइज जो है वो भी आसपास अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर दिया। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओके, कंट्रारी टू द एक्सिस्टिंग बिलीफ्स, ही वाज द फर्स्ट हु फाइंड द एंड डिक्लेयर द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड इट रोटेट्स। सो एंड सक्सेस। सो वो भी पहले इंडिया में ओबियसली वो भी पहले थे जिन्होंने बताया था कि अर्थ जो है वो सन के रिवॉल्व के आसपास घूमती है, सन अर्थ के आसपास नहीं घूमता। ओके, और हम वो हमको पता है कि आर्यभट्टा और किसके लिए जानते हैं। आर्यभट्टा इज द फाउंडर ऑफ, डिस्कवरर ऑफ, इन्वेंटर ऑफ जीरो। ओके, ZERO, जीरो। सो हमको पता होना चाहिए ऑब्वियसली, ये तो सबसे मोस्ट कॉमन आर्यभट्टा के बारे में। ओके, और बातें भी हमको जाननी ज़रूरी है, बट आर्यभट्टा मोस्ट कॉमनली यही उन्होंने जीरो को डिस्कवर किया था। ओके, और हमको पता है कि ये जीरो के बिना जो है लैंग्वेज, मैथमेटिकल लैंग्वेज वो मुश्किल है। He also throw considerable light on the variation of the planetary motion and the relevant information of the sun and the moon. He also the first to evolve sine function and utilize in the calculation the Poinder effects of resulted in the making of astronomy a separate discipline. Earlier it was part of mathematics. He was the first to develop place value theory. अच्छा, सो आर्यभट्टा काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने हर फील्ड में काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स में अपना एक्सपीरियंस थे और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज लाया। ओके, उन्होंने ना सिर्फ ज्योमेट्री में बल्कि दैट इज एस्ट्रोनॉमी में भी काफ़ी काम किया। उन्होंने प्लैनेट्स के बारे में जो उन्होंने उनके मोशन के बारे में, उन्होंने सोलर एक्लिप्स का उन्होंने, उसके बाद अर्थ का साइज़ भी नापा उन्होंने। उसके बाद ये उन्होंने भी ये बताया था कि दैट इज़ अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमती है, सन और अर्थ के अराउंड नहीं घूमता। ओके, this period became a milestone in the evolution of philosophical ideas. The continuing philosophical debates was now centered on the following 6 school of systems. So यहाँ ये 6 स्कूल भी प्लीज़ गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो ये पे भी नोट करेंगे, ठीक है। सो अब देखो जैसे जैसे संस्कृत टेक्स्ट बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आइडियाज़ आते जा रहे हैं, जैसे जैसे लोग नॉलेज पाते जा रहे हैं, खोज करते जा रहे हैं, ये तो उससे क्या हो रहा है, उससे मतलब जो वर्ल्ड है वो डेवलप होता जा रहा है, उसमें और ख्याल और नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं और वर्ल्ड जो है इवॉल्व हो रहा है। तो उसी प्रोसेस में जो ये टाइम पीरियड है इसको माइलस्टोन ऑफ द फिलोसफिकल आइडियाज़ भी बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ फिलोसफिकल आइडियाज़, क्योंकि यहाँ पर फिलोसफीज बड़ी ज़्यादा इस टाइम पे आई थी, हर एक स्कॉलर अपने अपनी फिलोसफी दे रहा था, ठीक है। उसके बाद जो 6 स्कूल है हमको देखने को मिलते हैं फिलोसफिकल स्कूल्स, वो कौन सा, वो है न्याय, दैट इज एनालिसिस। उसके बाद विशेषिका, दैट इज इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद संख्या, दैट न्यूमरेशन, योगा एप्लीकेशन,
मीमांसा इंक्वायरी, वेदांता लास्ट पोर्शन ऑफ द वेदास, ठीक है। जो वेद जब हम पढ़ते हैं तो उसका जो वेदांता दैट जहाँ पर वेदों का अंत हुआ था वो उसको वेदांता बोलते हैं, ओके। ये वाले जो 6 स्कूल हैं ये तो आपकी जीके के लिए भी आप बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर भी पूछे जाते हैं, सो आपको ये आप इन सबको याद रखेंगे, ओके। द जैन प्रीचेज टू हिज ऑफ हिज पीरियड, द जैन प्रीचर ऑफ दिस पीरियड भद्रबाहु सेकंड, एक मिनट मामा, हाँ, भद्रबाहु सेकंड, ये कौन था, दैट इज अ जैन, ठीक है। Became the most prominent among them, also authorized the commentary on the scared treatise that was called Nyukta or Chuni. So जो जैन का ये ऑथर था, इसने भी संस्कृत में काफ़ी ज़्यादा काम किया और इसने भी संस्कृत को प्रमोट किया। वाई अब यहाँ पर इसको हाईलाइट क्यों, क्योंकि ये ओबेसियसली दूसरे धर्म से, दैट इज़ नॉट हिंदुइज्म, नॉट, और संस्कृत जो है ओबेसियसली हिंदू धर्म का मेन है, बट ये जैन होकर भी इसने जो ज़्यादा है, सो इसने उसमें काम किया। तो यही था हमारा टॉपिक, दैट इज़ ग्रोथ ऑफ आर्ट लिटरेचर लैंग्वेज, ओके, फ्रॉम 300 to 1200। आई होप कि आपको समझ आएगा और मतलब मेन हमने इसलिए पढ़ लिया है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर ये वाला खत्म होता है। सो होप कि आप सबने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।